आज का सब्जेक्ट है हाँ भाई आर्टिकल 25-28 फंडामेंटल राइट धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। टेंशन फ्री रही है। लेकिन हम लोग का चल रहा है पारिस्थितिकी तंत्र। क्या चल रहा है बाबू? एक बात बताइए, पारिस्थितिकी तंत्र की जब हम बात करेंगे इसमें समझना है ध्यान से। आज सारा टर्म का खेल है। किसका खेल है? आप लोग चैप्टर का हेडिंग दीजिए तो उसी में अभी पारिस्थितिकी चल जाओ, उसका नाम दीजिए पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र दे दिए हेडिंग। अब आज समझते चलना है, अच्छे समझिएगा, गारंटी देते हैं। याद क्लास में करा देंगे, इस बात का ठोक के दावा। सबसे पहला शब्द समझना है इकोटोन। ये सवाल एग्जाम हॉल में आजकल कुछ ज्यादा आने लगा। एक तरीका है रटाना, एक तरीका है समझाना। तो बबलू सर का क्या फंडा है? समझाना। जब समझ गया तो भाई रटा हुआ तो हो ही गया। पहले इमेजिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि देखते कभी आंख बंद के इमेजिंग कराते, कभी आंख खोल के इमेजिंग कराते, लेकिन कराते तो हम ही। इमेजिंग करिए। आप लोग कभी ऐसा देखे हैं कि आप लोग जंगल को देखिए, जंगल के बारे नजर पर दिख गया जंगल, उस जंगल में पेड़ पौधा होना चाहिए खूब। दिख गया पेड़ पौधा? अच्छा, बहुत घास सब दिख गया क्या? चलिए समझिए। और अब एक तरफ बगल वाला हम देखिए घास तास होना चाहिए, सिर्फ घास, पेड़ पौधा नहीं हो। दिख गया? सुनते चलना बाबू। घास एक तरफ पेड़ पौधा दिखा दिए, लेकिन क्या है ना कि कुछ घास बढ़ते बढ़ते इसके क्षेत्र में घुस गया, कुछ पेड़ बढ़ते बढ़ते इसके क्षेत्र में घुस गया। ऐसा कुछ इमेजिंग आ रहा है नजर पर? तो पहले जंगल था, यहाँ घास था, दोनों एक दूसरे में बढ़ते बढ़ते कुछ जंगल और घास दोनों कॉमन मिल गया। उसी को इकोटोन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? याद हो गया? हुआ याद? अगर अब हम इसको ई तो ई हुआ। अब रीजनिंग वाला मास्टर का कमाल देखिए, रीजनिंग जो पढ़ाने वाला उस सर का कमाल देखिए। अगर हम इसको बना दें बाबू, मान लेते हैं घास, कोई दिक्कत? अब वेन डायग्राम पर सेट कर देते हैं। इसको क्या बना दिए? घास बना देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। घास बना दिए। एक को बना देते हैं जंगल, जंगल मतलब वन। एक को बना दिए जंगल या वन। कहीं भी आपको कुछ कॉमन चीज दिखा? ये दिखा ये कॉमन। इसको आप क्या कहोगे? कुछ घास जंगल है, कुछ जंगल घास है, जो दोनों का दोनों चीज है, वही कुछ वाला भाग इकोटोन का है। दूसरा तरीका मैंने समझ में आया? अभियो नहीं आया तो हाथ दिखाइए। मेरा मानना है कि ऐसा क्षेत्र हो ही नहीं सकता जो आपको समझ में न आया। देखिए बाबू, जब दोनों चीज का कॉमन होता है ना, इसको जो कॉमन कहते हैं, तो मैथ में उभयनिष्ठ कहते हैं। अब भूगोल में या और चीज में इसको संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो हो गया, भाषा पकड़ लिए, संक्रमण क्षेत्र। अगर कह सकते हैं दो अवयवों का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र दे दीजिए, इधर दे दीजिए। क्या कहलाता है? दो क्षेत्रों का संक्रमण क्षेत्र या दो जीवों का संक्रमण क्षेत्र कह सकता है। क्या कहलाएगा? तो एक तरह का ये अपना समुदाय है, ये अपना समुदाय है। तो दो समुदाय का जो संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाएगा? अगर हम इसको अब कह दें दो समुदाय का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। अगर हम चाहते तो इसको एक सेकंड में लिखा के आगे बढ़ सकते थे ना, लेकिन इसको जानते और फिर कुछ दिन के बाद आप क्या होते? भूल जाते, क्योंकि आपने इकोटोन समझा ही नहीं। अब इसको अगर घुमा के सवाल पूछता था फिर भी नहीं बना पाते। लेकिन अब घास जंगल कुछ करके पूछेगा, कुछ करेगा, तो आप इकोटोन समझ गए ना। इमेजिंग करा दिए, रीजनिंग का यूज कर दिए, और हम अपने तरीका से फिर आपको जो आज का मांग है वो बता दिए। हम आशा करते हैं इकोटोन आप अच्छे से समझ गए। 6-7 बार से ज्यादा पूछा इस इकोटोन को। जब भी इकोटोन कहेंगे तो दिमाग माना चाहिए उभयनिष्ठ क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र। याद हो गया? हेडिंग दीजिए इकोटोन। कुछ ऐसा फिगर बनाइए और लिख लीजिए, दो समुदाय का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है।
लिख लिए। ये बाबू फिगर जरूर बनाना है, क्योंकि हम चाहते हैं सब कुछ मेरे बच्चों में इतना अच्छा डायग्राम से रहे कि एक बार उल्टाए ना तो उसको रटना नहीं पड़े। मेरा ये कहना, कोई भी सब्जेक्ट रटना नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ सकते हैं क्या? अच्छी बात। अगर कोई इक्वोटोन पूछे तो क्लियर कर दिए हैं। अब हम कुछ बताना चाहेंगे, सुनिए ध्यान से। एक शब्द बहुत ज्यादा आता है इस तंत्र में, लेंटिक और लोटिक। क्या बोले? जैसे इक्वोटोन समझा है ना अभी, वैसे क्या बोले? लेंटिक, लेंटिक और लोटिक। लेंटिक आवास, लोटिक आवास। कई बार क्वेश्चन को पूछा है, लेंटिक आवास और लोटिक आवास। अभी तो हमको नहीं लगता है कोई पूछते होंगे इसके बारे में। कोई पूछते हैं तो कुछ बताइए। नहीं पूछते हैं? चलिए। लेकिन इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम्पल में आया, लेकिन उस क्वेश्चन को बनाने से पहले जब तक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा आप क्वेश्चन को बना नहीं सकते हैं। और अगर उस क्वेश्चन को पढ़ के आप बना भी लीजिएगा तो रटिएगा, लेकिन अगला बार जो क्वेश्चन सेट करेगा तो ऑप्शन बदल देगा, क्योंकि इसका बात बदला जा सकता है। क्या होता है सर जी लेंटिक आवास? क्या होता है लोटिक आवास? लेंटिक आवास ऐसे आवास को कहेंगे जो स्थिर रहेगा। जो क्या रहेगा? उसको हम लोग लेंटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? या ऐसा जलाशय क्षेत्र जो स्थिर रहे उसको हम लोग लेंटिक कहेंगे। एक लाइन में कहें ना, एक लाइन में बबलू वाला बात को कहेंगे स्थिर रहना, स्थिर रहना। जैसे अगर हम कहेंगे तालाब, तालाब का पानी स्थिर रहता है। झील, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि है ना। अगर देखा जाए तो ये सब स्थिर रहता है ना, तो क्या हो जाएगा? कौन आवास? लेंटिक आवास। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कौन सा लेंटिक आवास है, कौन सा लेक्टिक आवास, लोटिक आवास है, ये सब खूब आता है। जो गति में रहेगा, स्थिर न रहेगा, क्या रहेगा? जो गति रहता है उसको हम लोग लोटिक आवास कहेंगे। जैसे नदी तो एग्जांपल आपके पास रहेगा ही। जो गति रहता है उसको क्या कहेंगे? एक लाइन में पहले समझिए बाबू, फिर तो स्थिर। अब तो हम बुझ ही गए, अब तो सिखा दिए तो सब कुछ रहेगा। पहले सीखिए पहले। लेंटिक स्थिर। सर जलाशय का ऐसा क्षेत्र जो स्थिर है, फिक्स रहे, एक जगह एरिया के बांध कर पड़ा रहे, सर उसको लेंटिक कहेंगे। लेंटिक कहेंगे सर ऐसा जो गति करे। जलाशय का ऐसा पार्ट जो क्या करे? गति करे। उस सब को हम लोग क्या कहेंगे? लोटिक कहेंगे। लोटिक आवास। तो लेंटिक आवास, लोटिक आवास क्लियर हो चुका है। एग्जाम्पल समझ चुके हैं। अब कैसा भी एग्जाम्पल लगेगा, जो गति में दिखेगा उसको आप क्या कहोगे? और जो स्थिर रहेगा उसको क्या कहोगे? अगर एग्जाम्पल में कौन सा लेटिक है कौन सा लोटिक है, छांट लोगे? लेटिक लोटिक पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, बना दोगे? हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। आप ऐसा करो, सबसे पहले डैश देकर लेंटिक आवास देकर डैश लिखो, तब इस बाद में नीचे में अगर आप लिखिएगा बस ये तो माहिर हो गया, काम चल जाएगा। लेकिन फिर कहिएगा सर कहाँ कॉपी कहाँ? लेंटिक आवास देकर डैश दीजिए और लिखिएगा स्थिर जल के आवास लेंटिक आवास कहलाते हैं। स्थिर जल के आवास स्थिर जल के आवास क्या कहलाएगा? जैसे आर्द्र भूमि, तालाब, झील, जलाशय, आर्द्र भूमि, तालाब, झील, जलाशय आदि आदि आदि।
अगला कौन सा लिखोगे आप? लोटिक आवास। स्टार देकर लिखिए बाबू, लोटिक आवास लिखिएगा। बहते जल या गति जल के आवास, बहते जल के आवास को लोटिक आवास कहते हैं। बहते जल के आवास को लोटिक आवास कहते हैं। बहते जल के आवास को लोटिक आवास कहते हैं। लोटिक आवास कहते हैं। जैसे नदी, जैसे नदी। अब इसको क्या करना चाहिए आपको? स्थिर एग्जाम्पल ऐसे आप ग्राफ नीचे में उतार लीजिए। अब क्या होगा? दोनों बात आपको याद रहे। सबसे ज्यादा स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? मानेंगे, बताएं महासागर। सबसे ज्यादा स्थायी पारिस्थितिक कौन होता है? पीटेंगे पिछला, अगर एक और भूलिएगा तो। जल जो होता है सबसे ज्यादा वही तो है महासागर, इसको समुद्र अस्थायी गैस। लिख लिए इतना बात। अब लिख लिए क्या? इतना बात समझ गए ना अच्छे से? अच्छी बात। अब मेरे हिसाब से 2-3 पहले एरो लिखना चाहिए जो एग्जाम के लिए कंटेंट है, तब उसके बाद फिर ये कॉन्सेप्ट लेंगे। ये जो शब्द हमने बोला पारिस्थितिकी तंत्र, ये शब्द का प्रयोग कोई तो पहले बार किया होगा। एग्जाम हॉल में कई बार पूछा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग किसने किया पहली बार? एजी टांसले एक व्यक्ति थे। क्या? पर्यावरण में एजी टांसले जो है उन्होंने ही इसको किया। लिखिए पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग या प्रथम प्रयोग लिख लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग, पारिस्थितिकी शब्द तंत्र का प्रथम प्रयोग एजी टांस बाबू ऐसे लिखना है, टांसले द्वारा किया गया। द्वारा किया गया। क्लियर हो गया? एक एरो और लिखिए। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग, गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग, आप लोग लिखिए गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्निज नेस ने 1973 में किया। अर्निज नेस ने 1973 में किया। तो गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अर्निज नेस ने किया। गहन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया? अर्निज नेस ने किया, 1973 में किया। बहुत अच्छी बात। पारिस्थितिकी शब्द का पहली प्रयोग किसने किया? एजी टांसले ने किया। दोनों बात याद रहेगा, हाँ या ना? अब एक अगला कॉन्सेप्ट हम समझाना चाहेंगे, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग यूकेलिप्टस का नाम सुने हैं? पौधा होता है, देखे भी होंगे आप लोग। क्या जी ना देखा है? यूकेलिप्टस,
यूकेलिप्टस। सुनिए, इसको पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। सुनिए ध्यान से, हम पहले क्या बता रहे हैं। यूकेलिप्टस अगर आप देखे हैं तो अच्छी बात, नहीं तो हम आपको बताते हैं, आप लोग देखे होंगे इस तरह से नमछुड़िया, बहुत लंबा पौधा, बहुत लंबा, सीधे जाता है, ऐसे ऐसे नहीं रहता पूरे सर। देखे हैं यूकेलिप्टस? देखे आप लोग तो नहीं देखे, जो देखा है उसको बढ़िया बात है, जो नहीं देखा है उसको और बढ़िया बात है, जो नहीं देखा उसके लिए और बढ़िया बात है, क्योंकि मेरी बात को इमेजिन करेगा कम से कम। वो पौधा बहुत लंबा होता है। क्या होता है? वो लंबा होता है, बहुत लंबा। मतलब अगर देखा जाए तो तार के वृक्ष को 3-4 को जोड़ दीजिए तो एगो यूकेलिप्टस, समझ गए ना? अच्छा, जो पौधा जितना लंबा होगा उसको मजबूती से खड़ा रहने के लिए उसको उतना अंदर जाना पड़ेगा, तभी वो खड़ा रहेगा। इसके कारण से क्या है ना कि उसकी लंबाई के हिसाब से उसको फिर खड़ा रहने के लिए भी तो ताकत चाहिए। हमारा जो खली साहब हैं, खली को जानते हैं ना? उनके पाँव में जान नहीं है ज्यादा, आपको पता है बात? पाँव में ज्यादा जान नहीं है, उनका पाँव थोड़ा कमजोर है। क्यों? कि बहुत लंबे हैं। जो चीज ज्यादा लंबा होगा तो उनको ये आधार भी तो चाहिए मजबूत। शरीर तो बहुत मजबूत है, हाथ बहुत, बाजू बहुत मजबूत है, लेकिन उनके पाँव में थोड़ा सा क्या है, जान नहीं है। लेकिन पाँव पर सबको जान लाने के लिए अलग हम लोग वर्कआउट करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसका एक अलग चीज है। यूकेलिप्टस का क्या है ना कि जड़ बहुत नीचे से जमीन के पानी को क्या करता है, खींच लेता है। समझना ध्यान से, जमीन की जितना नीचे देगा पानी को क्या करेगा, क्योंकि वृक्ष या पौधा पानी कहाँ से लेता है, जमीन से लेता है, मतलब जड़ के माध्यम से, जड़ के माध्यम से जो जाइलम उनको पहुंचाएगा, है ना? तो पौधे से जल लेगा, जल लेगा। तो जमीन के नीचे का जब जल लेगा, आसपास उसका सिर भागा है, जल लेगा, तो आसपास के पौधा को देगा जल? सब तो अकेले खा जाएगा भौकट के, हैं? तो दूसरा को कैसे देगा? तो दूसरा पौधा को जल नहीं मिलेगा तो उसको बेचारा प्रकाश संश्लेषण अच्छा से कैसे करेगा? नीचे से जल लेता है, ऊपर से प्रकाश लेता है, हम लोग से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो पौधा को जल कहाँ से जाएगा फिर? तो बेचारा जल, उसके कारण क्या हुआ, वो पौधा मर गया, डेड हो गया। तो उसी कारण हम कहते हैं कि पर्यावरण का जो शत्रु कहा जाता है, किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस को कहा जाता है, यूकेलिप्टस को कहा जाता है। हम लोग, आपको एक दिन याद करिए, हम एक दिन बोले थे पौधा लगाना कोई भी ओकेजन में, लेकिन जाके यूकेलिप्टस ने लगा लेना, बोले थे ना? उस समय याद करिए, जाके उस लेक्चर में भी होगा, जाके देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड होगा। हमने कहा कि लगाना है, लेकिन उसके लिए एक अलग प्लेस होता है, एक अलग जगह होता है, उसके हिसाब से, जलवायु के हिसाब से पौधा बोया जाए तो ज्यादा फायदेमंद होता है। अब जहाँ वर्षा काफी होता है, जैसे अगर हम बात करें विषुवत क्षेत्र की बात करें या इक्वेटर की बात करें, वहाँ वर्षा काफी है, क्योंकि सूर्य लंबत पड़ती है, तो वहाँ पर लंबा लंबा पौधा तो होना लाजमी है, तो वहाँ हुआ तो चलता है। लेकिन छोटे छोटे क्षेत्र वाला भाग में अगर वहां पर यूकेलिप्टस, तो थोड़ा वो सब आसपास के पौधा का भोजन अकेले छीन लेगा, ही तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इसे पर्यावरण का क्या कहते हैं, शत्रु। पर्यावरण का शत्रु किसे कहते हैं? यूकेलिप्टस का, यूकेलिप्टस को कहते थे। एक एरो देकर लिखिएगा, यूकेलिप्टस को जल ग्रहण अधिक शक्ति के कारण पर्यावरण का शत्रु कहते हैं। यूकेलिप्टस को जल ग्रहण अधिक शक्ति के कारण, जल ग्रहण अधिक शक्ति के कारण पर्यावरण का शत्रु कहते हैं। जल ग्रहण अधिक शक्ति होने के कारण इसे पर्यावरण का शत्रु कहते हैं। शत्रु कहते हैं। लिख लिए? तो यूकेलिप्टस के बारे में समझ गए शत्रु क्यों है? एक लाइन और लिखिए बस, हम आपको तब विराम दे देंगे। लिखिए, पारिस्थितिकी नीचे ऐसे नीचे, इसी को आला भी कहते हैं। हाँ, पारिस्थितिकी नीचे या इसी को क्या कहते हैं? आला भी कहते हैं। की संकल्पना या इस संकल्पना कहिए या शब्द का प्रयोग कहिए, बात एक ही हुआ। कि संकल्पना या शब्द का प्रयोग जोसेफ
नेल, जोसेफ ग्रीनेल 1917 में किया। जोसेफ ग्रीनेल ने किया। समझ में आया कि नहीं? तब पारिस्थितिकी नीचे ना समझ में आए तो आला, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जोसेफ ग्रीनेल ने किया। आपको नीचे तो समझ में नहीं आ रहा होगा। पारिस्थितिकी नीचे नहीं समझ में आया? सूक्ष्म आवाज को कहते हैं, छोटे आवाज को। कोई कहेगा पारिस्थितिकी नीचे क्या है, क्या कहोगे आप? सूक्ष्म आवाज को कहा जाता है पारिस्थितिकी नीचे। पारिस्थितिकी नीचे किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कौन प्रयोग किया इस शब्द का? समझ में आ गया? जोसेफ ग्रीनेल, ग्रीनेल है, ग्रीनेल, जोसेफ ग्रीनेल। क्लियर हो गया? हम लोग यहाँ इस चैप्टर को क्या देंगे? वाह बहादुर, वेरी गुड। एक बार क्वेश्चन देखना चाहेंगे इसमें? 2 मिनट देख लीजिए, जो इतना त्यों इतना। ध्यान से सुनना है और प्रश्न को हल करना है। ध्यान से सुनना है और प्रश्न को हल करना है। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? बबूल, नीम, पीपल, यूकेलिप्टस। सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? मरुस्थल, पर्वत, वन, महासागर। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? वन, समुद्री, घास का मैदान, रेगिस्तान। समुद्र न होगा जी, रेगिस्तान मारता है कुछ बच्चा पूछे। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है? क्वेश्चन सुनिए। स्वच्छ जल समुदाय में लेंटिक आवास का उदाहरण है। ऑप्शन ए, लेंटिक आवास घुसा। स्थिर वाला। ऑप्शन ए, झरना एवं नदी। नहीं होगा, नहीं होगा। बी, तालाब एवं नदी। सी, तालाब एवं दलदल। डी, उपयुक्त सभी। कोई भी नहीं। सही है, कोई नहीं होगा। हाँ, सी होगा ना। तालाब और दलदल स्थिर होता है ना, दलदल गति करता है, दलदल गति करता है जी। इंसान घुस जाता, गति करता है, दलदल गति कर रहा है। अल्लाह, झरना में ठेल नहीं तो ना डूब जाइएगा। 2 समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? अगला बाबू ध्यान समझिएगा। कहता है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन, ध्यान समझना है, ईपी ओडम, रोन कियर, अर्नीज, क्लीमेंट। क्या होगा? अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ओडम, ग्रीनेल, डार्विन। क्या करेंगे? अगला सवाल बुझ रहे हैं? हम लोग लेते हैं विराम। चैप्टर यहाँ कंप्लीट, पारिस्थितिकी चैप्टर कंप्लीट। हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। मिलते हैं अगले क्लास। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार फॉलो करते हैं।